Good morning, students. Ecology, lecture number 132. Air pollution और different type of pollutants, category of the pollution आपने last lecture में discuss किया था. इसमें हम आज बात करेंगे control measure of the air pollution, जिसमें specifically आपको जो suspended particulate matter है उसके पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए या उसके पॉल्यूशन की रेमेडीज जो हैं वो स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के फॉर्म में दे रखा है. इसके अलावा आपको एक स्पेसिफिक पॉल्यूशन फॉर्म इस लेक्चर में पढ़ना है जिसको हम कह रहे हैं एसिड रेन. क्लियर? क्वेश्चंस आते हैं इनसे. तो सबसे पहले तो हम कंट्रोल मेजर की बात कर रहे हैं. कंट्रोल मेजर ऑफ एयर पॉल्यूशन. तो कुछ पॉइंट्स यहां मैं लिख रहा हूं. लो यूज ऑफ द सल्फर फॉसिल फ्यूल. लो सल्फर फॉसिल फ्यूल, लो यूज ऑफ सल्फर फॉसिल फ्यूल. इसके अलावा जो गैसेस रिडक्शन, गैसेस इमिशन है उसमें स्टूडेंट्स क्या लाना पड़ेगा? रिडक्शन इन इमिशन. जो गैसेस इमिशन है इस इमिशन में रिडक्शन लाना पड़ेगा. जोनेशन क्रिएट करना पड़ेगा. जोनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो ह्यूमन सेटलमेंट का एरिया है वहां से बाहर इंडस्ट्रीज को जो है वो स्टैब्लिश किया जाना चाहिए. तो आप ये भी कह सकते हैं जोनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेटलमेंट ऑफ पॉल्यूशन स्प्रेडिंग एजेंसीज और मॉड्स एजेंसीज. ठीक है. इसके अलावा आप कहेंगे चेंजिंग इन द पॉल्यूटेंट्स या नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स. चेंजिंग इन नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स, नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स. ठीक है. उनको लेस टॉक्सिक बनाया जा सके. टू बी लेस टॉक्सिक, कम टॉक्सिक बनाए जाने के लिए उनमें चेंजेस किए जाएं. इसके लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे कंट्रोल मेजर हैं और एक डायरेक्ट में लिख सकता हूं फॉरेस्टेशन, और आप कह सकते हैं प्लांटिंग ट्रीज. तो ये स्टूडेंट्स कंट्रोल मेजर एयर पॉल्यूशन के लिए है. ठीक है. अब यहां से देखो आपके पास दो अलग अलग बातें हैं. कंट्रोल मेजर फॉर गैसियस पॉल्यूटेंट्स, गैसियस पॉल्यूटेंट्स, और सेकंड वन हम कह सकते हैं कंट्रोल मेजर फॉर द पार्टिकुलेट मैटर. कंट्रोल मेजर फॉर द गैसेस पॉल्यूटेंट्स एंड कंट्रोल मेजर फॉर द पार्टिकुलेट मैटर. तो बेसिकली देखिए कंबसन एब्जॉर्प्शन हुआ, कंबसन हुआ, स्क्रबर हुआ, ये सब जो है वो स्टूडेंट्स गैसेस पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव टेक्निक है. और जो पार्टिकुलेट मैटर है, इस पार्टिकुलेट मैटर के लिए आपको यहां लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. क्लियर? इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. पार्टिकुलेट मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. ठीक है. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहां यूज किया जाता है? तो आप ये कहेंगे यूज इन, ये डिस्क्रिप्शन हमें इसका दे रखा है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी इससे आते हैं.
ये स्टूडेंट्स आप देखें, यूज इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो चिमनी है उनसे निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है, उस चिमनी एग्जॉस्ट में से आप कहेंगे एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव किया जाता है। रिमूवल ऑफ एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और इस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज किया जाता है। तो देखो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन सीधा जो इसका दे रखा है वो लिख के लेबलिंग करके क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर वहां से लेबलिंग हटा के आपसे मार्क करके पूछ लेता है, या फिर मैकेनिज्म पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, सबसे पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसमें देखो क्या किया गया, ये डर्टी एयर इसमें पुट की गई, ठीक है। और यहां आप ध्यान रखें, ये ऐसे कुछ कलेक्शन प्लेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कलेक्शन प्लेट्स जो हैं, ये कलेक्शन प्लेट वहां रखी जाती हैं, रखी हुई हैं। तो कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड, एनसीईआरटी आपको ऐसा लिख के देती है, ग्राउंडेड, ठीक है। अब देखो क्या किया जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज यहां कुछ वायर जो होंगे, ये डर्टी एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को ये कैप्चर करेंगे। तो यहां दिया जाता है नेगेटिवली चार्ज वायर और कोरोना। नेगेटिवली चार्ज वायर, और ये करता है कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना। कोरोना ये कोविड-19 नहीं है, ध्यान रखें आप। और यहां आप कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज वायर के कारण ये कोरोना क्रिएट हुआ, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या किया गया, जो नेगेटिवली चार्ज वायर हैं वो रखे गए, इससे ये एक फील्ड जनरेट करता है और इसको हम कह रहे हैं कोरोना। तो जैसे ही आप यहां से डर्टी एयर इसमें डालते हैं, तो ये डर्टी एयर इधर से जब पास होगी तो स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज कोरोना एरिया यहां जनरेट हो रहा है, या वायर से कोरोना जो जनरेट हो रहा है, वो क्या करेगा, इन पार्टिकल्स को यहीं रख लेगा, ठीक है। और ये पार्टिकल्स जो हैं वो इन कलेक्शन प्लेट्स पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। कलेक्शन प्लेट पर आप कहेंगे जमा होना शुरू हो जाएंगे, और एग्जैक्टली यहां से कलेक्शन प्लेट्स के थ्रू होते हुए यहां से जो है वो क्लीन एयर डिस्चार्ज होगी, ठीक है। डर्टी एयर इनपुट आपने डाला था, डर्टी एयर इनपुट आपने स्टूडेंट्स डाला था, और डर्टी एयर इनपुट से इन कलेक्शन प्लेट्स के थ्रू होते हुए जो है वो क्लीन एयर रिलीज हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ नेगेटिवली चार्ज जो वायर रखे गए वो एक एरिया जनरेट करते हैं जिसको आप कहते हैं कोरोना, और वहां जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव करवा दिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स जो हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स ये यहां प्रेजेंट हैं। ये आप कहेंगे
remove most of the particles in chimney exudates या exhaust. Remove most of particles in chimney exhaust. ठीक है, ये स्टूडेंट्स इसकी फंक्शनिंग है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी आपको ऐसा स्पेसिफिक इसमें नहीं बताना है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर हम कह रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखो, स्क्रबर आपको यहां पढ़ना है। एक स्क्रबर जिसमें पार्टिकुलेट मैटर और क्लीन एयर, यहां जो मैंने गैसेस पॉल्यूशन में लिखा है, ये स्क्रबर स्टूडेंट्स वेट स्क्रबर होता है। ठीक है, वेट स्क्रबर जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर देता है। तो अगला इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्क्रबर, जो स्पेसिफिकली SO2 पॉल्यूशन के केस में इफेक्टिव है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको तो वो होल्ड करता ही है, इसके अलावा आप कहेंगे SO2 पॉल्यूशन जो है उसमें काफी इफेक्टिव रहता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रबर। देखिए ये इस तरीके से एक स्क्रबर फॉर्म हम बना रहे हैं, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर जब इसको दिया जाएगा, जब इसको डर्टी एयर दिया जाएगा, डर्टी एयर, इधर से आप डर्टी एयर इसको दीजिए और इधर से क्लीन एयर ये पास करेगा। जो क्लीन एयर पास करेगा उसके पीछे रीजन क्या है? वाटर लाइम स्प्रे। वाटर लाइम स्प्रे, और ये वाटर लाइम स्प्रे स्टूडेंट्स क्या कर लेगा, यहां से एब्जॉर्प्शन करता रहता है, एब्जॉर्प्शन ये कर लेगा। ठीक है, इधर आप कहेंगे SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्लियर? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये स्टूडेंट्स है, इसका डिपोजिशन हो जाएगा यहां। एयर, और ये है डिपोजिशन ऑफ SPM। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, स्क्रबर। इफेक्टिवली यूज्ड एज SO2 रिमूवर, effectively used as SO2 remover। ठीक है, ये स्टूडेंट्स स्क्रबर हुआ।
तो देखिए इस तरीके से ये एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल मेजर हैं, जिसमें एक आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसमें चार्ज्ड जो प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स हैं उनसे जो पार्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। और ये दूसरा है स्क्रबर, जिससे आप ये कह सकते हैं डर्टी एयर पास करवाई जाती है और यहां से जो क्लीन एयर है ये क्लीन एयर ऑब्टेन कर ली जाती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हुआ कंट्रोल मेजर ऑफ द एयर पॉल्यूशन। ठीक, अब इसके बाद हम ये इसमें डिस्कस करेंगे एसिड रेन, जो एयर पॉल्यूशन का ही अपना एक टाइप है, स्पेसिफिक है, उसके इंपैक्ट्स और इफेक्ट्स क्या होते हैं और वो मैकेनिज्म प्रोसेस उसका क्या है, कैसे वो बनता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए एयर पॉल्यूशन में आपने जो कंट्रोल मेजर हैं उन कंट्रोल मेजर्स को डिस्कस किया है। और ये जो कंट्रोल मेजर्स हैं इसमें फर्स्ट आपने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है इसके ठीक बाद आपको यहां डिस्कस करना है, या आपने डिस्कस किया स्क्रबर। तो इनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस जो है इन पे बात कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और देखिए एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पे हम बात कर लेते हैं, साथ में स्क्रबर जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा हूं, लिखते जाएं आप। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस to removal of suspended particles, या आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं इनके केस में कह सकते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो एसपीएम है उसको रिमूव करने में मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस है। और आप कह सकते हैं अप टू 90% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, 90% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर है, इस पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव ये करने में कैपेबल है। पार्टिकुलेट मैटर का जो साइज है ये स्टूडेंट्स आपको पहले क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो सीपीसीबी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकुलेट साइज है 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर जो होती है, दैट कॉज द एक्सट्रीम हार्म टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सीपीसीबी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, या सीपीसीबी के अकॉर्डिंग जो प्रपोज्ड स्टैंडर्ड वैल्यू है वो ये है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को पढ़ रहे हैं, जो आप ये करें मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस है फॉर द रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्लियर? अब मैकेनिज्म इसका आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे रिलेटेड भी 2 पॉइंट हैं, आप देखें। देखिए यहां क्या है, जो इलेक्ट्रोड वायर्स हैं, मैकेनिज्म के लिए 2 पॉइंट मैं लिख रहा हूं, मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया है। वैसे जो इलेक्ट्रोड वायर्स हैं दे आर पुट ऑन द हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रोड वायर, मैं पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय इसकी ब्रीफिंग कर रहा हूं। इस इलेक्ट्रोड वायर को देखिए क्या रखा गया स्टूडेंट्स, हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज या 1000 ऑफ वोल्टेज पर इसको, हाई वोल्टेज थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज पर इसको रखा गया। इट विल प्रोड्यूस
कोरोना जो एक फील्ड की तरह वहां है, और ये जो कोरोना प्रोड्यूस करेगा, इससे आप ये कह सकते हैं दैट विल जनरेट द इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डस्ट पार्टिकल्स को, या जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है स्टूडेंट्स, इन डस्ट पार्टिकल्स को और पार्टिकल्स को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, डस्ट पार्टिकल्स को ये कन्वर्ट कर देगा नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स में। क्लियर? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट कर देगा, और फाइनली क्या होगा, ग्राउंडेड प्लेट्स, जो ग्राउंडेड प्लेट्स हैं स्टूडेंट्स, दे विल कलेक्ट चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल्स। जो चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल्स, उन पर इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर? तो देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो स्टूडेंट्स है, जिसको कहा गया इट इज द मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस फॉर द रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्टिव डिवाइस है। 90% तक सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को ये रिमूव करने में कैपेबल है। ठीक है? सीपीसीबी का डेटा आपको पता होना चाहिए, 2.5 और लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इलेक्ट्रोड वायर जो है यहाँ, वो आप कह सकते हैं हाई वोल्टेज पर थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे वो कोरोना प्रोड्यूस करते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इन डस्ट पार्टिकल्स को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो ग्राउंडेड प्लेट्स, जो कलेक्शन प्लेट भी इनको कह सकते हैं आप, इन कलेक्शन प्लेट्स पर कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है? अब इसके बाद में देखिए स्क्रबर। स्क्रबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। इट इज इफेक्टिव फॉर द रिमूवल ऑफ SO2। इट इज इफेक्टिव फॉर द रिमूवल ऑफ SO2। जो SO2 है उसके रिमूवल के लिए ये इफेक्टिव है फ्रॉम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। ठीक है? तो जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है स्टूडेंट्स, वहां से SO2 को रिमूव करने में ये इफेक्टिवली रोल प्ले करता है। यहां क्या किया जाता है, जो इफ्लुएंट्स हैं SO2 कंटेनिंग, ये SO2 कंटेनिंग इफ्लुएंट्स आप जानते हैं, इनको पास करवाया जाता है, पास थ्रू द लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, पास थ्रू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, स्लरी ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स यहां जो है वो आप कहेंगे ये जो सल्फर कंटेनिंग इफ्लुएंट है, ये एग्जैक्टली कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट होने का मतलब आप ये कह सकते हैं इसको सेपरेटली कलेक्ट कर लिया जाता है, कलेक्ट सेपरेटली। ठीक है? तो इस पे सीधा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है, मैकेनिज्म से रिलेटेड तो ज्यादा कुछ पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन सीधा आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो स्क्रबर है ये इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के लिए मेनली यूज्ड एट चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये जो चिमनीज है इंडस्ट्रीज की, ये वो वाली जो SO2 कंटेनिंग इफ्लुएंट्स रिलीज करती है। तो SO2 के रिमूवल के लिए ये इफेक्टिव डिवाइस है स्क्रबर फॉर SO2 रिमूवल।
तो ये स्टूडेंट्स एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो कंट्रोल मेजर थे दोनों, उन कंट्रोल मेजर की ब्रीफिंग मैंने और कर दी है, जो आपको एग्जाम में काम आ सकता है। यहां से क्वेश्चंस कई पूछे गए हैं। अब इसके बाद में देखिए, दिल्ली का एक केस स्टडी आपको दे रखा है, ठीक है। दिल्ली केस स्टडी दे रखा है, और केस स्टडी के साथ साथ आपको जो है वो यूरो नॉर्म्स और ये जो व्हीकलर पॉल्यूशन है इसको डिस्कस किया गया है। तो इनसे रिलेटेड भी कुछ बेसिक है, उसको हम ब्रीफ कर लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसके ठीक बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा एसिड रेन। क्लियर? हाँ जी। तो देखिए, कंट्रोल मेजर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और स्क्रबर डिस्कस कर लिया है। एक आपको स्टूडेंट्स एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड पता होना चाहिए, द एयर एक्ट 1981। द एयर, अब ये जो है वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो केस स्टडी हम बात कर रहे हैं, व्हीकलर पॉल्यूशन या दिल्ली केस स्टडी। देखिए, केस स्टडी तो आपको करनी है, केस स्टडी में जनरल इंफॉर्मेशन है। यहां आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 1990s में एनसीईआरटी लिखती है, 90s में अगर हम देखें, दिल्ली रैंक्ड among most polluted cities, और दिल्ली का ये जो रैंक था, ये आप कह सकते हैं 41 थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। वैसे जो चाइना का बीजिंग है फिलहाल, उसको मोस्ट पॉल्यूटेड माना जाता है। दिल्ली का भी रैंक यहां से काफी ऊपर चला गया है, लेकिन आप ये कहें फिर भी जो है वो प्रिवेंशन के बहुत एफर्ट्स किए गए। तो क्या एफर्ट किया गया? सबसे पहला तो हम ये कह सकते हैं, आफ्टर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या आफ्टर द हियरिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर आप कह सकते हैं यहां after directions of Supreme Court, after the directions of Supreme Court 2002 के बाद, 2002 onwards, CNG will use in the public transport या vehicles of public transport. CNG will use in vehicles of public transport. जैसे बसेज वगैरह हैं, इनकी बात की जा सकती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स एग्जाम में आ चुका है। अब सीएनजी जो है वो ही क्यों यूज की जाए? सीएनजी इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टूडेंट्स सीएनजी कहा जाता है। और सीएनजी जो है उसको क्यों यूज किया जाए, ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले। तो देखिए, सीएनजी ज्यादा एफिशिएंटली बर्न करती है। फर्स्ट, सीएनजी बर्न efficiently
देन डीजल एंड पेट्रोल। अब एफिशिएंटली बर्न करती है इसका मतलब रिमेन्स और अनबर्न्ड फ्रॉम जो है लाइक पेट्रोल एंड डीजल, ये आप कह सकते हैं लेस और लेसर या फिर नेग्लिजिबल, न के बराबर ही है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं चीपर देन द पेट्रोल, चीपर देन पेट्रोल। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके अलावा हम कह सकते हैं कैन नॉट बी सिपॉन्ड ऑफ, सीएनजी can't siphon off by thieves। ठीक है, चुराया नहीं जा सकता। हालांकि बात अलग है कि जहां से गैसेज लाइनें होती हैं, पाइपलाइन है, वहां से कई ऐसी इंडिया में खबरें रही हैं कि वहां से जो है वो जुगाड़ लगा लिया गया, लेकिन फिर भी उतना नहीं होता, रिस्की होता है। तो देखो सीएनजी को इसलिए यूज किया जाना चाहिए जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या जो सीएनजी है, ये आप कह सकते हैं मोस्टली मेथेन गैस होगा। कॉम्पोजिशन अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं मोस्टली मेथेन गैस कॉम्पोजिशन ये है। ठीक है, अब अगली बात यहां से आपको डिस्कस करनी है, ये तो हो गया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स में 2002 ऑनवर्ड्स जो है वो सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज किया जाए या ये यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे इमिशन कम होता है, और इमिशन कम होता है तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में ये हेल्पफुल है। इसके ठीक बाद एक आप कह सकते हैं जो सल्फेट और सल्फर है, सल्फेट और सल्फर है, उसके पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने या रोकने के लिए मास इमिशन स्टैंडर्ड अप्लाई किया गया। मास इमिशन स्टैंडर्ड, मास इमिशन स्टैंडर्ड, और ये मास इमिशन स्टैंडर्ड जो है इसका ऑब्जेक्टिव था सल्फर एंड सल्फेट पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स या कंट्रोल ऑफ सल्फर एंड सल्फेट पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, या फिर आप कह सकते हैं लेस इमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या किया गया था, एनसीईआरटी में एक टेबल आपको दे रखी है, देखिए यूरो नॉर्म्स यहां प्रपोज किए गए हैं। यूरो नॉर्म्स, दीज यूरो नॉर्म्स आर ऑल्सो नोन एज द भारत स्टेज, भारत स्टेज। तो यहां आपको ये बताया गया कि 2010 के बाद, अक्टूबर 2010 एक एग्जैक्टली डेट रखी गई, भारत स्टेज 4। ठीक है, कि मतलब जो इंजन होंगे, जो गाड़ियां होंगी, जो व्हीकल्स होंगे, उनमें भारत स्टेज 4 के इंजन होंगे, और ये आप कह सकते हैं आफ्टर अक्टूबर 2010। अभी जो भारत स्टेज 4 दे रखा है, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5, भारत स्टेज 6, अभी जो है वो आपको भारत स्टेज 6 की गाड़ियां इंडिया में मिलेंगी स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो जो कार और गाड़ियां हैं उनके पीछे लिखा मिलेगा आपको BS6, तो BS6 उसमें इंजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, फ्यूल कंजप्शन ये जो है वो कम करता है। हाइब्रिड इंजन बेसिकली आजकल आ गए हैं जो
सल्फर और सल्फेट पॉल्यूशन जो है उसको भी कम करते हैं और एग्जैक्टली जो इमिशन है ऑटोमोबाइल से होने वाला उसको भी ये रोकते हैं या प्रिवेंट करते हैं। तो ये भारत स्टेज 6 अप्लाई कर दिया गया है। आफ्टर 2010 जो किया गया था, अक्टूबर में जो प्लान किया गया था कि जो भारत स्टेज 4 है वो ही इस्तेमाल किए जाएंगे, तो 13 सिटीज ऑफ इंडिया जो थी, मेनली जो पॉल्यूटेड सिटी थी या पॉपुलेशन डेंस जिनमें थी, उन सिटीज पे ये नॉर्म्स जो है वो अप्लाई कर दिया गया कि अक्टूबर 2010 के बाद भारत स्टेज 4 ही यूज किया जाए या यूटिलाइज किया जाए। क्लियर? तो ये भारत स्टेज है। ठीक है, अब यहां से मास स्टैंडर्ड एमिशन जो रखा गया या मास एमिशन स्टैंडर्ड जो डिस्कस किया गया, इसमें देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि जो सल्फर और सल्फेट है उसके पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो ये डीजल और पेट्रोल में, डीजल में 350 ppm और पेट्रोल में आप कह सकते हैं 150 ppm और उससे ज्यादा जो है वो सल्फर और सल्फेट कंपाउंड्स नहीं हो। इस बात पे विशेष ध्यान दिया गया जिससे पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके या पॉल्यूशन को रोका जा सके। तो ये व्हीकलर पॉल्यूशन जो है इसको आप स्टडी करें। इसके अलावा आपको रिसेंटली पता होगा लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट ने किया था इवन ऑड फॉर्मूला अप्लाई किया था, जिसमें जो व्हीकल्स हैं एक दिन इवन नंबर के यूज किए जा सकेंगे, एक दिन ऑड नंबर के यूज किए जा सकेंगे। एंड दैट वाज आल्सो द इफेक्टिव मेथड, दैट वाज आल्सो द इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट और टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करने के लिए एफर्ट किया गया था। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की आप बात करें तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जस्ट आफ्टर ये जो लॉकडाउन और कोरोना है वो काफी ठीक हुआ है और बहुत सारे सिटीज का हुआ है, थ्रू आउट वर्ल्ड ही हुआ है। ग्लोबली आप कह सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरा है। ठीक है, जो 350 से 400 कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स पीपीएम हुआ करता था। एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखो स्टूडेंट्स क्या क्या मेजर किया जाता है, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो मेजर किए जाते हैं। इसके अलावा जो SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो मेजर किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड्स वगैरह ये मेजर किए जाते हैं। तो इन सबकी क्वांटिटी जो पॉल्यूटेंट्स है बेसिकली वो एयर में कितनी है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिटरमाइन करता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप गूगल करें, आप अपने आसपास का अपनी लोकेलिटी का भी देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे मैं यहाँ सीकर की बात करूं तो आज के टाइम में एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका जो है वो मॉडरेट लेवल पे है, नॉट मच पॉल्यूटेड और नॉट हाईली पॉल्यूटेड द एयर ऑफ दिस एरिया। क्लियर? तो ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो कंट्रोल मेजर थे और कंट्रोल मेजर के साथ साथ व्हीकलर पॉल्यूशन और दिल्ली केस स्टडी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब फाइनली हम इसमें बात करेंगे एसिड रेन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखिए एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? आप ये कहेंगे इट इज बेसिकली द रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन ऑफ लेस देन pH 5। ठीक है, pH 5 से कम का जो रेनफॉल होगा उसको एसिड रेन आप काउंट करेंगे। ऑर्डिनरी जो रेनफॉल होता है, ये ऑर्डिनरी रेनफॉल स्टूडेंट्स 5.6 to 6.5 pH। फाइव 5.6 जो है 5.6 से 6.5 pH जो है उसका होगा। अब तक आप ये कह सकते हैं मोस्ट एसिडिक रेनफॉल ये वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में रिपोर्ट किया गया और ये स्टूडेंट्स 1.5 pH का था। ठीक है, ये 1.5 pH का था। अब यहां से एक बात आप ये क्लियर करें कि जो एसिड रेन है वो एसिड रेन किसके कारण होता है? तो आप कह सकते हैं मेनली ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सॉरी, इनके कारण ये होता है। इसमें
जो एसिड डिपोजिशन होगा, एसिड डिपोजिशन वो आप कह सकते हैं दो तरीके से होता है। जैसे ये एटमॉस्फेयर और ये आप कहें अर्थ सरफेस। तो देखिए डिपोजिशन के जो मेथड्स हैं, एसिड डिपोजिशन के जो मेथड हैं वो आप ये कहेंगे, एक होता है वेट डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन में बेसिकली रेनफॉल, जो वेट डिपोजिशन होगा उसमें स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं रेनफॉल होगा, स्नो होगा, ठीक है, इस तरीके से वेट डिपोजिशन हो जाएगा, ड्यू हो सकता है। दूसरा जो ड्राई डिपोजिशन है, ये आप कह सकते हैं सस्पेंशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंस और एसिडिक सब्सटेंसेज एंड गैसेज में कह सकता हूं। ये जो एसिडिक सब्सटेंसेज और गैसेज हैं स्टूडेंट्स, ये सेटल हो जाते हैं, सेटल डाउन ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर में आप ये कहेंगे वेट और ड्राई डिपोजिशन जो है वो एसिडिक सब्सटेंसेज का होता है। इस एसिड डिपोजिशन से ही यहां एटमॉस्फेयर जो है, या एटमॉस्फेयर का एयर और आप कह सकते हैं जो आफ्टर रेनफॉल जो सॉइल सरफेस है वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो एसिड डिपोजिशन, ये एसिड डिपोजिशन आपने डिस्कस कर लिया है। बेसिकली इट इज द रीजन ऑफ द एसिडिक रेनफॉल, क्लियर। अब यहां से आप कह सकते हैं इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे। देखिए इफेक्ट्स आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं लीचिंग ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग हो जाती है, लीच डाउन हो जाते हैं, सॉइल सरफेस से नीचे चले जाते हैं हॉरिजन लेयर्स में। इसके अलावा आप कहेंगे डैमेजिंग ऑफ foliar parts ऑफ द प्लांट। इनमें स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं डैमेजिंग आएगी, ये स्पेसिफिकली जो है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं ये किल सॉइल माइक्रोब्स, ठीक है। अब सॉइल माइक्रोब्स को किल करेगा तो ऑब्वियस है डीकॉम्पोजिशन की जो एक्टिविटी है, इस डीकॉम्पोजिशन की एक्टिविटी पर स्टूडेंट्स इफेक्ट आएगा, डीकॉम्पोजिशन कम हो जाएगा। आपने वहां पढ़ा था ह्यूमिनिफिकेशन जब हो जाता है तो ह्यूमिनिफिकेशन में जो ह्यूमस बनता है दैट इज स्लाइटली एसिडिक, और वो होने के बाद, वो बनने के बाद रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन स्लो डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं इनमें भी मोर्टिलिटी आती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो जैसे देखो केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस अगर करें तो आप कहते हैं SO2 2SO2 प्लस ऑक्सीजन, तो ये SO3 और इसके साथ वाटर अगर कंबाइंड कर दें तो आप कहेंगे H2SO4। एक कॉम्पोजिशन तो ये है जो एसिड रेन को इंडिकेट करता है, ठीक है। एसिड रेन को ये स्टूडेंट्स इंडिकेट करेगा 2SO3। इसके अलावा NO2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, N2O5 प्लस H2O। तो यहां से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड जो है, ये फॉर्मेशन में आते हैं और ये एग्जैक्टली एसिड रेन को कॉज करते हैं। तो आपके पास ये केमिकल रिएक्शंस हैं और इन केमिकल रिएक्शन से आप ये कह सकते हैं एसिड रेन बेसिकली होता है, ठीक है। एक और बात अगर आप नोट करना चाहें, द टर्म एसिड रेन इज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट ऑगस्ट,
ठीक है, रॉबर्टस। तो ये देखिए एयर कॉम्पोजिशन जो है या एयर पॉल्यूशन का एक और इंपॉर्टेंट रेफरेंस था जिसको हम एसिड रेन काउंट करते हैं। द एसिड रेन इज द स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट रेफरेंस ऑफ द एयर पॉल्यूशन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने जो एयर पॉल्यूशन है उस एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल मेजर को डिस्कस किया, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और उसके साथ में स्क्रबर की बात आपने की। उसके ठीक बाद सेकेंडरली हमने यहाँ से डिस्कस किया था जो व्हीकलर एयर पॉल्यूशन है या जो दिल्ली का केस स्टडी है उससे रिलेटेड कुछ रेमेडीज उनकी बात हमने की। एक आपको एयर जो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट है, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981, उसका भी पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। और उसके बाद फाइनली आपने एसिड रेन डिस्कस किया। क्लियर? फर्दर जो लेक्चर्स हैं उनमें हम वाटर पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन जो ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट से एसोसिएटेड है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। और लास्ट लेक्चर्स में हम स्टूडेंट्स जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस हैं यहाँ इस एनवायरमेंटल इशू वाले चैप्टर के, इनको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपको मिलेंगी जिनका रेफरेंस एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है। ये एनवायरमेंटल इशू का चैप्टर है तो करंट रेफरेंसेज भी इसमें कई बार पूछे जाते हैं। क्लियर? एंजॉय द इकोलॉजी। थैंक यू।